हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजेता राठौर, लेक्चरर डाइट बरवा सागर झांसी, आज अपने सेकंड ऑनलाइन वीडियो के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो बात की थी वो फूड एंड न्यूट्रिशन यानी भोजन एवं पोषण के बेसिक्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बात की कि भोजन क्या होता है, भोजन के कार्य क्या हैं, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, उनकी संख्या कितनी है। इसके साथ ही अंत में हमने बात की थी कि कुपोषण के विषय में, कि कुपोषण क्या होता है और कुपोषण किस कारण से होता है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे और हम उन पर जो भी पोषक तत्व है उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम पोषक तत्वों पर बात करते हैं और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि पोषक तत्व क्या होते हैं, तो पोषक तत्व वो स्मॉल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कुल संख्या 6 होती है, जो इस प्रकार है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण व जल। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने सबसे पहले न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन शब्द की खोज या प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने की थी। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। इस स्टूडेंट, प्रोटीन में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, यानी ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है। इन चारों तत्वों का होना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन में, और इन्हीं से मिलकर के ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जिसमें सल्फर, जिंक, कॉपर तथा फास्फोरस बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनमें सल्फर, जिंक, फास्फोरस और कॉपर की कुछ ना कुछ मात्रा जरूर पाई जाती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि हम 1 ग्राम अगर प्रोटीन लेंगे तो उससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, तो स्टूडेंट 1 ग्राम प्रोटीन अगर हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि हमारे शरीर में के लिए कितना या हमारे शरीर का कितना % भाग प्रोटीन का निर्मित होता है, तो ये हम कहेंगे कि 15%, लगभग 15% भाग हमारे शरीर का प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। और हमारे प्रोटीन का में जो है नाइट्रोजन मुख्य तत्व है। जितने भी प्रकार के प्रोटीन होंगे उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है। स्टूडेंट्स, प्रोटीन एक ही प्रकार का नहीं होता है, प्रोटीन के कई प्रकार होते हैं और प्रोटीन जो है 20 प्रकार के होते हैं। इसमें से 10 आवश्यक प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के द्वारा स्वयं निर्मित कर लिए जाते हैं, और शेष 10 प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनका शरीर के द्वारा निर्माण नहीं किया जाता है। ऐसे प्रोटीन को हमें भोजन के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है। अगर हम प्रोटीन के साधन की बात करें, प्रोटीन की प्राप्ति के साधन की कि किन किन रिसोर्सेज से या सोर्सेज से हम प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो है सोयाबीन, मूंगफली, मछली, अंडा, गेहूँ, दूध व दूध से निर्मित पदार्थ, गाजर इत्यादि। स्टूडेंट, इन भोज्य पदार्थों में से सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन का मुख्य कार्य है शारीरिक वृद्धि करना, उसका विकास करना, नष्ट हुई कोशिकाओं का पुनर्विकास करना, पाचक रसों का निर्माण व ऑक्सीजन ग्रहण करने की शक्ति में वृद्धि करना। अच्छा, प्रोटीन का मुख्य कार्य तो शरीर का निर्माण करना है। शरीर के निर्माण करने के लिए प्रोटीन ही सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, इसीलिए प्रोटीन को शरीर निर्माणात्मक पोषक तत्व कहते हैं। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो कौन से रोग से हम ग्रसित हो सकते हैं? प्रोटीन की कमी से एक मुख्य रोग है जिसे हम कहते हैं क्वाशरकोर। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी है तो ये रोग हो जाता है, और ज़्यादातर ये रोग बच्चों में ही होता है।
तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि प्रोटीन जो रक्षात्मक या निर्माणात्मक पोषक तत्व है, जिसकी इकाई अमीनो एसिड है और जिसका 15% भाग जिससे मानव शरीर का 15% भाग निर्मित होता है, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एक फिक्स रेशियो से होता है। मतलब उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा होती है और ये जो रेशियो होता है 1:1, यानी एक अणु कार्बन का 2 अणु हाइड्रोजन के व 1 अणु ऑक्सीजन, ये रेशियो मिलकर ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। पर हमारे भोजन में 50 से 75% ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। और जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आदि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स हैं। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई है, यानी कार्बोहाइड्रेट अपने विघटन के पश्चात अपनी सरल रूप में यानी ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट की इकाई है या निर्माणात्मक इकाई है। ग्लूकोज से ही हमें इंस्टेंट ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम देखते हैं गर्मियों में हम ज़्यादातर ग्लूकोज यूज़ करते हैं। अक्सर कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो हम सबसे पहले उसे ग्लूकोज का पानी देते हैं। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के जो प्रमुख साधन हैं वो हैं शक्कर, गुड़, शहद, चावल, आम, आलू, अरबी। ये सभी कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है शरीर का तापमान स्थिर रखना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना। इसके साथ एक और कार्य है कार्बोहाइड्रेट का, जो मुख्य कार्य है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना। ये न्यूक्लिक अम्ल वो अम्ल होते हैं जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य जो है शरीर को ऊर्जा ही प्रदान करना। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम ग्रहण करते हैं या कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका जो है परिणाम होगा वो होगा हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा या शक्ति प्रदान करना। और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज से। कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी होगी तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? हमारे शरीर में ऊर्जा, कि हमारे शरीर की ऊर्जा कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट न्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं, जो है वसा यानी फैट। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की मात्रा से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा में अंतर ये है कि जब फिक्स रेशियो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो कार्बोहाइड्रेट में बनता है, और जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में मिलते हैं तब वसा का निर्माण होता है। वसा 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होती है, परंतु यदि वह इसी तापमान पर द्रव रूप में है तो हम उसे तेल कहते हैं। वसा की इकाई वसीय अम्ल व कोलेस्ट्रॉल है। सामान्य व्यक्ति को 20 से 30%, आप समझिए एक जो सामान्य व्यक्ति है उसको अपने 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त करना चाहिए। वसा प्राप्ति के जो उत्तम साधन हैं वो है तेल, वनस्पति घी, बादाम, सोयाबीन, मांस व बाजरा। वसा का मुख्य कार्य है त्वचा को चिकना व कांतिमय बनाना। इसके साथ ही तापमान को नियंत्रित करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाना भी वसा का कार्य है। वसा की अधिकता अगर होगी तो हमें मोटापा होगा, और अगर वसा की कमी होगी तो हमारी त्वचा की चमक कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 न्यूट्रिएंट के बारे में बात की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। अब हम बात करते हैं अपने 4th न्यूट्रिएंट के बारे में, जो कि है खनिज लवण। स्टूडेंट,
खनिज लवण को हम रक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। इनकी कुल संख्या 24 है, यानी खनिज लवण 24 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम मुख्य खनिज लवण की बात करेंगे, जो मुख्य हैं कैल्शियम, लोहा, आयोडीन। चलिए अब हम कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम हमने सुना है, कैल्शियम का मुख्य कार्य होता है दांतों व हड्डियों के निर्माण में। अगर कैल्शियम की शरीर में कमी होगी तो उसका प्रभाव ये होगा कि हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे और हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। और कैल्शियम हमें जो प्राप्त होता है वो मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों से, बादाम से, हरे चने से, दूध, रागी और खोया। इसके बाद हम बात करते हैं लोहा यानी आयरन। आयरन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयरन जो है ब्लड यानी रक्त के निर्माण में सहायक होता है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी है तो हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया जो कि खून की कमी के रूप में भी पहचाना जाता है, या खून की कमी को ही हम एनीमिया कहते हैं। अब हमें लोहा किससे प्राप्त होगा, यानी आयरन की प्राप्ति के जो सोर्सेस हैं वो है मछली, हरी सब्जियां, दूध, मक्का, चावल, जौ, बाजरा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले खनिज लवण यानी मिनरल के बारे में, आयोडीन। आयोडीन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नमक आता है, कि आयोडीन का मुख्य साधन, मुख्य सोर्स नमक ही है। नमक से हमें सबसे ज़्यादा आयोडीन मिलती है। इसके साथ शलजम, ताजे फल, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, ये सभी आयोडीन प्राप्ति के सोर्सेज हैं। आयोडीन का मुख्य कार्य है मानसिक विकास करना। मेंटल डेवलपमेंट के लिए आयोडीन नितांत आवश्यक है। इसके बाद अगर हम बात करें, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो हमारे गले में ये एक रोग होता है, जिसमें गले का में एक हड्डी होती है, वो बाहर निकल आती है, जिसे हम घेंगा कहते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स देखा जो मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं, वो ज़्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियों में हर प्रकार के मिनरल्स विद्यमान रहते हैं। इसलिए जब हमें मिनरल्स लेने की बात हो तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने भोजन में प्रेफरेंस देनी चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे जल न्यूट्रिएंट के बारे में। अभी तक हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, ये सुना है और जानते हैं बिना जल के जीवन संभव नहीं है। मनुष्य के लिए ही नहीं, जीव जंतुओं के लिए भी जल की नितांत आवश्यकता है। अगर हम कहें कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। और जल का मनुष्य के लिए जो मुख्य कार्य है वो है कि भोजन को घुलनशील बनाने के लिए, हम जो भोजन लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें पानी नितांत आवश्यक होता है। हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसको घुलनशील बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर की जो गंदगी होती है, जो हमारे अनावश्यक पदार्थ अंदर बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बात करी कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने विटामिन्स के बारे में बात नहीं करी है, क्योंकि हम विटामिन पर अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं, वसा में भी घुलनशील होते हैं। इन सभी बातों पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।